हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से यूपी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। पहले कंपलसरी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, उसके बाद अगर टाइम मैनेज हो पाता है तो फिर पेडागोजी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी, स्पेशली कॉमर्स एंड सोशल साइंस की, और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी कोशिश की जाएगी। ओके, तो जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो CCS यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगी। तो देखिए, पढ़ाई सभी कॉलेजेस में सेम होती है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सबके अकॉर्डिंग पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। चीज़ें सब यही आती हैं, अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको यही सब लिखना होता है। ओके, एग्ज़ाम नोट्स की तरह भी मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, मैं आपके उनके आंसर्स प्रोवाइड करूँगी, लेकिन पहले टॉपिक्स कंप्लीट किए जाएंगे। अब कुछ कॉलेजेस में एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, कुछ कॉलेजेस में ईयरली होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना यही सब होता है। कोशिश की जाएगी कि जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट किया जाए ताकि सेमेस्टर और ईयरली दोनों को बेनिफिट हो सके। ओके, तो हमारी जो आज की क्लास है वो आज का जो कंपलसरी सब्जेक्ट वो है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। उसके बाद समकालीन भारत भी 2-3 दिन में स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना था कि क्लासेस हिंदी मीडियम में स्टार्ट की जाए। मैंने कोशिश की है कि मैं दोनों मीडियम में आपको पढ़ाऊँ, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोनों जो इंग्लिश और हिंदी है इसकी सेपरेट वीडियो स्टार्ट कर दूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, या फिर इसको चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है, या फिर हिंदी में अधिगमकर्ता का विकास। तो देखिए, इन कुछ कॉलेजेस में ये 6 यूनिट में कवर किया गया है, किसी कॉलेज में 5 यूनिट्स में, कहीं पे 4 यूनिट्स में। चीज़ें सब सेम होती हैं, कहीं कहीं उसको सेपरेट करके यूनिट्स को बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपकी पहली यूनिट रहेगी वो रहेगी मनोविज्ञान एवं अधिगमकर्ता, यानी कि साइकोलॉजी एंड लर्नर। इसमें आपको मनोविज्ञान का मीनिंग, शिक्षा मनोविज्ञान स्पेशली इसमें पढ़ना होता है, क्योंकि आपको साइकोलॉजी आप सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान के लिए पढ़ेंगे, और वैयक्तिक भिन्नता। दूसरा यूनिट रहेगा दूसरी यूनिट रहेगी आपकी मानव अभिवृद्धि एवं विकास, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड यूनिट अधिगम यानी कि लर्नर। देन मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। देखिए, ये इसको अलग अलग कर दिया गया है, ये एक टॉपिक में भी कवर हो जाते हैं, तो इसी तरह से यूनिट्स को अलग अलग कर दिया गया है। देन बुद्धि एवं सृजनात्मकता। इस तरह से आपको सारी यूनिट्स कवर कराई जाएंगी। अब आगे देखिए, तो आपकी पहली यूनिट रहेगी साइकोलॉजी एंड लर्नर। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? द वर्ड ऑफ साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। इसको 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहला है साइकी एंड लॉगस। तो साइकी का मीनिंग होता है आत्मा यानी कि सोल, और लोगस का मीनिंग होता है विचार विमर्श या फिर साइंस। यहाँ पर आप इसको विज्ञान भी बोल सकते हैं। तो अगर आप हिंदी में कहें तो इसको कहा जाएगा आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ओके, तो सो साइकोलॉजी इन द बिगिनिंग वाज मीन टू बी साइंस ऑफ सोल। तो इसको पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया। लेटर पीपल बिगेन टू क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। लेकिन बाद में लोगों ने क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए कि आत्मा तो होती ही नहीं है, और कुछ लोगों का कहना था कि आत्मा होती है। तो फिर इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। फिर उसको क्या कहा गया? साइकोलॉजी वॉज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ माइंड। फिर उसको मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। और ये सब अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा कहा गया है। इसके बारे में मैं भी आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप अपने क्वेश्चन के साथ जब आंसर लिखें तो अलग अलग स्कॉलर्स की डेफिनेशन के बाद आप अपना आंसर स्टार्ट करें। तो वो सब आपको क्वेश्चन पेपर के साथ, जो क्वेश्चन के एग्जाम के नोट्स होंगे, उसमें आपको बताया जाएगा। ओके, तो देखिए, मस्तिष्क का विज्ञान उसको कहा गया द एक्टिविटी ऑफ माइंड कैन नॉट बी एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल। तो फिर कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि जो माइंड की एक्टिविटी होती है, जो दिमाग में किसी के क्या चल रहा है, उसको एक्सटर्नली बाहर के लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ? सो साइकोलॉजी वॉज डिफाइंड लेटर एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो फिर बाद में उसको ये कहा जाने लगा कि जो साइकोलॉजी होती है वो ह्यूमन बिहेवियर, जो इंसान का जो व्यवहार होता है उसका विज्ञान होता है, कि इंसान किस तरह का व्यवहार कर रहा है, वही उसकी
साइकोलॉजी है। आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। ओके, तो देखिए पहले उसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मस्तिष्क का विज्ञान, देन चेतना और व्यवहार का विज्ञान। तो ये सब आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो देखिए जैसे जैसे नॉलेज एक्सपैंड होता गया, ज्ञान की मात्रा बढ़ती गई, लोग ज़्यादा पढ़ने लिखने लगे, तो इसी तरह से साइकोलॉजी की शाखाएं भी बढ़ने लगी। तो किस तरह से बढ़ने लगी? तो देखिए एक हो गई चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान। आपको सिर्फ इनकी ब्रांचेस लिखनी है, आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में आप सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आपको नोट्स बना लेने, क्योंकि आप कोई साइकोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। ओके, देन एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक या फिर शिक्षा मनोविज्ञान, काउंसलिंग साइकोलॉजी, परामर्श मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी कि औद्योगिक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ओके, एज अ टीचर ट्रेनी यू मे बी इंटरेस्टेड मोर इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप बीएड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, तो आप किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे? एजुकेशनल साइकोलॉजी में। एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ साथ कुछ और भी साइकोलॉजीज आती हैं जो इसके बिना एजुकेशनल साइकोलॉजी कंप्लीट नहीं है, जैसे कि सोशल साइकोलॉजी यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान, और काउंसलिंग साइकोलॉजी यानी परामर्श मनोविज्ञान। इन तीनों को कवर अप करके ही एजुकेशनल साइकोलॉजी कंप्लीट होती है। ओके, कंफर्म। तो आपको सब ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब आगे चेक करते हैं। आगे देखिए, अब देखिए जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है विल हेल्प द टीचर टू गेट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो टीचर को हेल्प करती है कुछ क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए। पहला जवाब होता है, पहला क्वेश्चन होता है हु आर टू बी एजुकेटेड, यानी कि आपको किसको पढ़ाना है। हु मतलब कौन है जिन्हें आप पढ़ाएंगे। देन वाई शुड वन बी एजुकेटेड, फिर जिसको आपको एजुकेट करना है उसको आपको क्यों एजुकेट करना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया वाई। वेयर शुड एजुकेशन बी गिवन, एजुकेशन आपको कहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। व्हेन शुड इट बी गिवन, ये आपको कब प्रोवाइड करनी है। देन हाउ शुड इट बी गिवन, ये आपको कैसे प्रोवाइड करनी है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो देखिए सबसे पहले तो पहला सवाल हो गया, मान लीजिए कि अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप ट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि आपको किसको पढ़ाना है, यानी कि आपको प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाना है, आपको अपर प्राइमरी पढ़ाना है, तो ये आप सोचेंगे, या फिर आपको कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि आपको 6 to 8 क्लासेस को आपको ट्यूशन पढ़ाना है, तो यहाँ पर आपको हु का जवाब मिल गया। अब आपको क्यों पढ़ाना है, तो आपका कोई भी रीज़न हो सकता है। वाई का मतलब आपको अर्निंग करनी है या फिर आपका शौक़ है, जो भी रहा होगा, तो ये आपका रीज़न हो जाएगा। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आपको कहाँ पढ़ाना है, तो कहाँ पढ़ाना है आपको, यानी कि वेयर। तो वेयर आप कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, आप अपने घर में पढ़ा सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट के घर में जाके पढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप प्लेस सिलेक्ट करेंगे। देन आपके मन में सवाल आएगा कि आपको कब पढ़ाना है, यानी कि कितने टाइम पढ़ाना है। तो कब में आ जाएगा आपका व्हेन, तो आप टाइम सिलेक्ट करेंगे इसमें कि आपको कब पढ़ाना है। उसके बाद कैसे पढ़ाना है, तो आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे पढ़ाने के लिए। आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे, आप बैठ के पढ़ाएंगे, या फिर आप और कोई मेथड है, आप डिजिटल बोर्ड यूज़ करेंगे। जो भी आप यूज़ करेंगे उस तरह से आप अपना जवाब। तो ये इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को हेल्प करता है। तो ये सब किसके अंडर आता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंडर। अब आगे देखिए,
जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो जो स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए जो स्टूडेंट्स की जो कैरेक्टर, तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं उसमें स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक को समझने में कि उसको किस तरह से पढ़ाना है, जो अभी मैंने बताया, इन सब को समझने में हेल्प करता है। तो देखिए, पहला होता है टीचिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये सब इसमें सवाल किए जाते हैं। तो ये हो जाता है शिक्षण अधिगम संदर्भ। उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, सिखाने की रणनीति, किस तरह से रणनीति बनानी है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं। उसके बाद मेंटेलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की मेंटेलिटीज़ के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को समझना है कि किस तरह से उनको चीज़ें समझाई जाएं, इन सब का ध्यान रखना है। छात्रों की मानसिकता को अगर टीचर्स अच्छे से समझ के पढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टीचिंग वो होती है। मेंटल हाइजीन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है स्टूडेंट्स की मेंटल हाइजीन। तो टीचर्स को ये भी समझना चाहिए कि मतलब स्टूडेंट्स की मेंटल हाइजीन, अब मान लीजिए कि किसी बच्चे को कम दिखाई देता है तो उसको पीछे ना बैठाएं, टीचर उसको आगे बिठा दें। तो इस तरह की सारी चीज़ें भी टीचर को ध्यान में रखनी होती है। ये टीचर्स की क्वालिटी होती है और इसी को एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझना कहा जाता है। 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो देखिए जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स के अंदर 3 तरह का डेवलपमेंट करना, और ये सारे ही डायमेंशंस, ये सारे ही फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर एक फैक्टर में कमी है तो बाकी दोनों कोई किसी काम के नहीं होते। तो इन सारे क्षेत्र में जैसे कि संज्ञानात्मक, व्यवहार, उत्तेजित और मनोप्रेरणा, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्प टीचर इन, तो देखिए एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने स्टूडेंट्स का ऑल ओवर डेवलपमेंट करे, उसको बाहर किस तरह से व्यवहार करना है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं होता, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। तो टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट्स से इस तरह का बिहेव करें कि वो टीचर्स को समझें। ओके, तो ये सारी चीज़ें एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती हैं। टीचर को समझना होता है कि उस स्टूडेंट की साइकोलॉजी किस टाइप की है, उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना और उसके साथ बिहेव करना होता है। अगर साइकोलॉजी की नॉलेज अच्छी होती है टीचर को, तो वो टीचर को क्या हेल्प करती है, तो टीचर्स को साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, उससे वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बनते हैं, यानी कि स्वयं समझ आती है उनके अंदर। डेवलपिंग प्रोफेशनल स्किल्स, व्यावसायिक कौशल उनके अंदर बढ़ता है कि किस तरह से उनको सब कुछ हैंडल करना है। ओके, पढ़ाई से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड। फुलफिलिंग सोशल डिमांड्स, और जो सोशल डिमांड्स होती हैं जैसे सभी की, अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, वो अच्छे से पढ़ सकें, सीख सकें। तो ये सब सोशल डिमांड्स होती हैं जो कहीं ना कहीं टीचर्स के थ्रू ही पूरी होती हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो स्टूडेंट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी, लेकिन अभी आप इससे रिलेटेड नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ें बताई हैं इसके बारे में आप खुद भी लिख सकते हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना ही ज़रूरी होता है। तो देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं लाइक द एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ रेज्ड, मतलब कैसे एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ा है, मतलब कैसे एनवायरनमेंट में रहता है, गरीब है, अमीर है, या फिर कोई वायलेंस वगैरह इस तरह के बीच में वो रहता है। तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पर पड़ता है। और द एक्सपीरियंस अदर इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, जैसे कि इन्नेट, चिल्ड्रन आर बोर्न विद दैम। इन्नेट यानी कि जो पैदा होने के साथ, यानी कि जन्मजात ही स्टूडेंट्स के अंदर होते हैं। कोई भी इशू हो सकता है, मान लीजिए हेल्थ इशू, आंखें कमज़ोर होना, अपाहिज होना, या फिर और कोई प्रॉब्लम होना, जैसे कुछ बच्चे डरे रहते हैं,
कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो देखिए ये सब कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, कोई स्लो लर्नर होता है, किसी को चीज़ें देर में समझ में आती है। तो ये साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट की, जो कि टीचर को समझना ज़रूरी होता है। एक होता है हेरिडिटी। तो देखिए हेरिडिटी होता है कि मतलब पेरेंट्स से कोई क्वालिटीज़ स्टूडेंट्स में आ जाना। तो ये चीज़ें इस टाइप की होती हैं जिनको बदलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके, अब जैसे किसी टाइप की बीमारी है, मान लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस पेरेंट्स से अगर बच्चे में आ गई है तो उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ चीज़ों को सुधारा ज़रूर जा सकता है। आगे देखिए फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, तो ये सब इनेट होता है, तो इसको भी बदला नहीं जाता। और टेम्परामेंट, स्टूडेंट का टेम्परामेंट कैसा है, मतलब कि एक्टिविटी में वो किस तरह का है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को, तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट चीज़ें हैं जो कि इनेट होती हैं, ओके, वो बॉर्न होने के साथ ही रहती हैं और इनको ज़बरदस्ती बदला नहीं जा सकता। फिर एक होता है रेस यानी कि कलर वगैरह। तो कलर वगैरह कि किस गोरा है, काला है, इस जाति का है, उस जाति का है, इन सब चीज़ों से भी स्टूडेंट्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। जेंडर, लड़का है, लड़की है, ये सब चीज़ें, तो जैसे कि टीचर्स बोलते हैं कि लड़की है उससे सॉफ्ट बिहेव करना है, लड़का है उसको मारना पीटना है, तो ये सब क्या होता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं कुछ चीज़ें बॉन्ड होती है, कुछ चीज़ें और अदर इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स होते हैं, जैसे रेस यानी कि कलर, जाति, जेंडर यानी कि लड़का लड़की। तो ये सब क्या होता है, इन सब का भेदभाव लर्निंग के थ्रू ही बदला जा सकता है, टीचर्स और फ्रेंड्स के थ्रू इंटरेक्शन होता है। तो इन चीज़ों के और लर्निंग होती है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई होती है, चीज़ों को अच्छे से समझाया जाता है, टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ, तो इन चीज़ों को बदला जा सकता है। हेरिडिटी मैं बता चुकी हूँ आपको। मैच्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, स्टूडेंट का, चाइल्ड का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो भी इन चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो देखिए हिंदी में समझ लीजिए, शारीरिक आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता, कुछ विभिन्नता शारीरिक आधार पर होती है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। योग्यता के आधार पर कि कितना योग्य है, स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, चीज़ों को तेज़ समझता है, इस तरह की चीज़ें। लिंग के आधार पर, समुदाय के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, वातावरण एनवायरनमेंट, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, और जाति, देश, प्रजाति। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अभी इस टॉपिक में काफ़ी चीज़ें बची हैं जो आपको एक्सप्लेन की जाएंगी अच्छे से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।